नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कई विपक्षी नेताओं को एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन मिलने के मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष के नेताओं को एप्पल का नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि सरकार द्वारा आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा ये मैसेज मेरे ऑफिस के लोगों के साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को आया है। इसके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल ने आगाह किया है कि उनके फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी को अडानी के हवाले से फिर घेरा। राहुल ने कहा कि पुराने समय में एक राजा था जिसकी आत्मा एक तोते में बसती थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अडानी के अंदर बसती है। ये बात विपक्ष को पता चल चुकी है, इसलिए अडानी को हमने ऐसे घेरा है कि वो बचकर नहीं निकल सकते। राहुल ने कहा कि पहले मैं सोचता था कि नंबर 1 पीएम मोदी हैं, नंबर 2 अडानी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं, लेकिन ये गलत है। नंबर 1 अडानी हैं, नंबर 2 पीएम मोदी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं। हम भारत की राजनीति को समझ चुके हैं और अब अडानी जी बच नहीं सकते। ध्यान भटकाने वाली राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लोगों का ध्यान भटकाकर देश की पूंजी अडानी को दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान के युवाओं का हो रहा है। ये एक तरफ आपसे झूठे भविष्य का वादा करते हैं और फिर दूसरी तरफ आपका धन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। विपक्षी दलों के बड़े नेताओं और पत्रकारों के फोन निशाने पर हैं। कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल ने आगाह किया है कि उनके फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स यानी सरकार प्रायोजित हमलावरों के निशाने पर हैं। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव सहित कम से कम 10 ऐसे लोगों ने इसकी शिकायत की है। शशि थरूर ने दावा किया है कि उन्होंने इसको सत्यापित भी कर लिया है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हुई है। थरूर ने इसको लेकर ट्वीट किया है। एप्पल की ओर से जिन नेताओं को चेतावनी भेजी गई है इसमें हाल ही में बीजेपी के निशान पर आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तो हैं ही। इनके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल हैं। पत्रकार और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, डेक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर श्रीराम कर्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन को भी एप्पल ने वो चेतावनी भेजी है। इनको भेजे गए अलर्ट वाले ईमेल में कहा गया है कि आप जो भी हैं या आप जो करते हैं इस वजह से यह हमलावर संभावतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है ये आपातकाल से भी बदतर है। कांग्रेस पार्टी ने फोन हैकिंग की तुलना पेगासस से की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि पेगासस के बाद अब दूसरे किसी तंत्र से स्नूपिंग जारी है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार की एक ही रट अडानी बचाओ और लोकतंत्र मिटाओ। उन्होंने बीजेपी को बी जासूस पार्टी बोलते हुए कहा कि बी जासूस पार्टी ने पहले पेगासस का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं व संस्थानों तक पर ताक झांक की, अब दूसरे कोई तंत्र से स्नूपिंग चालू है। इंडिया अर्थात भारत ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला है। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईफोन हैकिंग चिंता का विषय है। सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वो इसकी तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में यह एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय मंत्री ने सारे मामले को हल्का करते हुए कहा कि एप्पल की ओर से भेजे गए मेल से ये समझा जा सकता है कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। उन्होंने कहा कि एप्पल ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि कुछ लोगों के आरोप सच नहीं है। ऐसी सलाह 150 देशों में लोगों को भेजी गई है। इसके बाद मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा जो लोग देश का विकास नहीं देख सकते वो विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा जब भी इन मजबूर आलोचकों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो वो केवल अपनी निगरानी की बात कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा रिजर्वेशन पर मंगलवार को भरोसा देने की कोशिश की। उसने ऐसा दिखाया कि वो कुछ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए ताज़ा डेटा एकत्र करेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल से फोन पर बात की। बता दें पाटिल का आमरण अनशन 7वें दिन में प्रवेश कर गया है।
बता दें, राज्य में कई स्थानों पर आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद शिंदे ने जारंगे पाटिल को फोन किया। राज्य में हालात खराब हैं। राज्य में कई जगह आंदोलनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, टायर चलाए जा रहे हैं, कई जगह सड़कें बंद हैं, कुछ जिलों में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। राजीव चंद्रशेखर पर कोच्चि में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में रविवार के बम धमाकों को लेकर हेट स्पीच देने का आरोप है। राजीव चंद्रशेखर ने इन बम धमाकों को कांग्रेस, सीपीएम, यूपीए और इंडिया गठबंधन की बेशर्म तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बताया था। उन्होंने अपने इस विवादित बयान में इन विपक्षी दलों और गठबंधनों पर केरल में जिहाद और नफरत फैलाने के लिए हमास को निमंत्रण देने का आरोप लगाया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राजीव चंद्रशेखर के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि वो केरल की धर्मनिरपेक्षता छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर उगल रहे हैं। धार्मिक संप्रदाय यहोवास विटनेसेस के कार्यक्रम के दौरान रविवार को केरल में यह बम धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोग अभी भी आईसीयू में हैं। ईडी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब में शराब घोटाले के सिलसिले में आप आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के परिसरों पर तलाशी ली। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल मोहाली में छापेमारी चल रही है। बता दें, कुलवंत सिंह जो 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ पंजाब के सबसे अमीर विधायक हैं, वो दिसंबर 2021 में आप में शामिल हुए और मोहाली से टिकट पाने में कामयाब रहे। 2022 के चुनावों में उन्होंने ये सीट जीती। बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में तो शराब घोटाले में जेल जा ही रहे हैं और अब ये सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप का यह भी आरोप है कि बीजेपी उसके वरिष्ठ नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी जानती है कि वो चुनावों में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकती है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये तरीके अपना रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी ये मानती है कि आपके सारे नेताओं को जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि जेल से चलेगी और जेल से ही दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास निगम में कथित घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। नायडू के बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से जमानत दी गई है। चंद्रबाबू नायडू को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले में की थी। आरोप है कि यह घोटाला नायडू के 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुआ था। 81.5 करोड़ भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी डार्क वेब पर सामने आई है, जो शायद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा लीक है। ये जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटाबेस से लीक हुई है। हालांकि लीकेज कहां से हुआ ये अभी भी अज्ञात है। सीबीआई लीक की जांच कर रही है। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक PWN0001 नामक हैकर ने सबसे पहले बताया कि डार्क वेब पर सारे डेटा मौजूद हैं। हैकर द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार चोरी की गई जानकारी के आधार और पासपोर्ट विवरण के साथ साथ लाखों भारतीयों के नाम, फोन नंबर और अस्थायी और स्थायी पते शामिल हैं। हैकर का यह भी दावा है कि ये डेटा ICMR द्वारा कोविड-19 के दौरान जुटाई गई जानकारी से आया है। बता दें, डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहां कई सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके नीचे छुपा हुआ इंटरनेट डीप वेब कहलाता है। डार्क वेब इसी डीप वेब का वो कोना है जहां हजारों वेबसाइट्स गुमनाम रहकर कई तरह के काले बाजार चलाती हैं। UN रिलीफ चीफ मार्टिन ग्रिफिथ्स ने गजा परिवारों से बात करने के बाद कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से वो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो विनाशकारी रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक 8 साल की बच्ची आपसे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है तो असहाय महसूस ना करना कठिन हो जाता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये बात कही। सोमवार को एक बयान में ग्रिफिथ्स ने कहा था कि गजा निवासी लगातार बमबारी अभियान के बीच भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में तेजी से हताश हो रहे हैं। बता दें, गजा में फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से
इजरायली हवाई हमलों में 8,525 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस आंकड़े में 3,542 बच्चे शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास से युद्ध में युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि हमारी जमीनी सेना गजा के अंदर लड़ रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ व्यवस्थित प्रगति कर रही है। ये देश के इतिहास में सबसे घातक युद्ध है। नेतन्याहू ने विदेशी पत्रकारों से कहा कि युद्ध विराम का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। बता दें, हवाई हमलों ने फलस्तीनी क्षेत्र को तबाह कर दिया है। इजरायल के तेज होते सैन्य अभियानों ने गजा के 24 लाख लोगों के भय को काफी बढ़ा दिया है। जहां हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 8,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में एक ऑपरेशन के बाद एक महिला सैनिक को कैद से रिहा करा लिया गया है। सेना ने कहा कि ओरी मेगडिश को एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान रिहा करा लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मेडिकल जांच की गई है और वो अच्छी हैं। नेतन्याहू के कार्यालय ने परिवार के सदस्यों से घिरी उनकी एक तस्वीर प्रकाशित की है। रात भर हुई भारी झड़पों के बाद इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इमारतों और सुरंगों के अंदर छिपे दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। सेना द्वारा जारी फुटेज में इजरायली टैंकों और बख्तरबंद बुलडोजरों को बिल्डिंगों से टकराते हुए देखा गया और स्नाइपर्स ने खाली आवासीय इमारतों के अंदर पोजीशन ले ली। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।